Hello everybody. So today I'm going to teach you one of the obstetric subject, which is antenatal assessment of fetal well-being. Okay, so let me share the. So I was actually teaching before this that देखो जो fetal death होती है बच्चे की डेथ हो जाना एंटीबॉडी के तो वो 80% डिपेंड करती है क्रॉनिक फीटल हाइपोक्सिया से। क्रॉनिक फीटल हाइपोक्सिया से मतलब है कि फीटल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सो इट कैन कॉज इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। मतलब जो हमारा फीटस है वो ग्रोथ में उसके प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन पीरियड, ग्रो नहीं कर पाएगा जो। उसके बाद नेक्स्ट कॉजेज हो सकते हैं मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस, लाइक मदर को हाइपरटेंशन है या कुछ डायबिटीज मलाइटस है या फिर कोई अदर रीजन है, इन्फेक्शन सेप्सिस, ये सारे रीजन की वजह से। थर्ड होता है फीटल कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, लाइक फीटल जो है उसको उसके जो पार्ट्स हैं वगैरह उनके बनने में कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ डिफेक्टेड हैं, कुछ नहीं बने हैं, कुछ लाइक दैट। ओके, उसके बाद फोर्थ होता है अननोन इटियोलॉजी, लाइक कोई इटियोलॉजी, कुछ कोई रीजन नहीं, मतलब रीजन है बट वी डोंट नो दैट, लाइक ओके। सो ये अब जो फीटल असेसमेंट ऑफ एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग होता है, ये एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं हम फीटल की वेलबींग का, कि फीटस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी वेलबींग लाइक ग्रोथ एंड एवरीथिंग, वो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, सारी ऑर्गन्स एंड ऑल सब टाइम पे बन रहे हैं कि नहीं, सेल्स अच्छे से डिवीजन हो रहा है या नहीं, कोई सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं या नहीं, फीटल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, लाइक ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो है फीटल डेथ रेट को डिक्रीज करना। फीटल डेथ रेट कैसे डिक्रीज हो जाए ये करने के लिए। उसके बाद जो ग्रोथ, इसके दो एम्स होते हैं, इनके दो एम्स होते हैं। फर्स्ट एम जो होता है वो होता है ग्रोथ और वेलबींग की फीटर्स का चेकअप करना, चेकआउट करना कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है नहीं। दूसरा रिस्क फैक्टर को डिक्रीज कर देना, ठीक है, ग्रोथ अच्छे से चेक करना और रिस्क फैक्टर को खत्म कर देना या डिक्रीज कर देना, ठीक। नाउ अब इसमें कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं कि फीटस मतलब कॉम्प्रोमाइज हो, अगर कॉम्प्रोमाइज लाइक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहला स्टेप होता है बेड रेस्ट, मदर को बेड रेस्ट देना। अगर वो इफेक्टिव नहीं है उसके बाद फीटस का सर्विलांस करो, ठीक है, चेक करो कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो भी इफेक्टिव नहीं है, चेकअप करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो ऊपर के सिम्टम्स को देख करके लाइक पेन या जो भी हो रहा है, ड्रग थेरेपी दो। ड्रग थेरेपी भी अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसके बाद अर्जेंट डिलीवरी कर दो फीटस की, जो कि प्री टर्म बेबीज होते हैं, टर्म के टाइम भी और प्री टर्म में भी कर सकते हैं, मतलब टर्म के पहले। उसके बाद अगर बेबी प्री टर्म डिलीवरी हो गई है और बच्चा फिर भी वीक है या कोई प्रॉब्लम है उसे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई भी जो लाइक बचने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर उसको इंटेंसिव केयर दो, नियोनेटल इंटेंसिव केयर होती है, ठीक है। और देखा होगा ग्लास के अंदर बेबी होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद सिक्स होता है कि अगर लाइक अब हम लोग दो स्टेप पीछे जाते हैं, अर्जेंट डिलीवरी नहीं हुई है और ड्रग थेरेपी काम नहीं कर रही और कुछ पता चला कि कुछ ऐसा हो गया लाइक बेबी नहीं बच सकता, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक तुम्हें पता होगा फीटस की अटैचमेंट जो है वो प्री प्री एक्रेटा है या फिर इनक्रेटा है या फिर एक्रेटा है या कुछ भी ऐसा है, तो इन सब केसेस में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जाता है। देन क्लिनिकल एवेल्युएशन होते हैं। अब
क्लिनिकल एवेल्यूएशन लाइक कंटिन्यूस क्लिनिकल चेकअप्स होते हैं फीटल वेलबींग के लिए। तो इसमें एंटीनेटल विजिट्स होती हैं मदर को विजिट करना होता है। तो इसमें टोटल 8 एंटीनेटल विजिट्स होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई डोंट नो आई थिंक WHO और समथिंग, WHO और CDC, नॉट CDC, WHO। अकॉर्डिंग टू दैट 8 विजिट्स होती है। फर्स्ट विजिट जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट विजिट होती है जिसमें साइज ऑफ यूटेरस का चेकअप होता है टू एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन, ये देखने के लिए कि कितना लंबा आपका जेस्टेशन पीरियड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फीटल वेलबींग डिपेंड करती है मैटरनल हेल्थ पर थ्रू आउट प्रेगनेंसी। Let me change the screen. तो ये बुक है दत्ता की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि ये कॉम्प्रोमाइज वाली चीज हो गई हमारी, ठीक है। तो नीचे आते प्रोसीजर ऑफ विजिट्स। तो फर्स्ट विजिट शुड नॉट बी डिफर्ड बियॉन्ड द सेकेंड मिस्ड पीरियड। लाइक जो सेकेंड मिस्ड पीरियड हुआ तो फर्स्ट जो विजिट होती है वो like उससे आगे नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं। पहले ये देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी की क्राइटेरिया बस ये होती है कि डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी इन अ गुड कंडीशन एट टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म होता है 38 टू 48 टू वीक्स के बीच का टर्म होता है। उसके पहले हुआ तो प्री टर्म बेबी होता है, उसके बाद हुआ तो पोस्ट टर्म बेबी होता है, जो कि मैक्रोसोमियल बेबी हो जाता है। उसके बाद फीटल्स की जो वेट होना चाहिए वो 2.5 kg और मोर एंड विथ नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। देखो इसमें लिखा है कि फीटस का जो वेट होता है वो 2.5 kg। एक्चुअली फीटस का वेट मैक्सिमम 2.5 kg, इससे ज्यादा या नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा इट विल बी मैक्रोसोमियल बेबी, ठीक। और मैटरनल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी इज अ रेट्रोस्पेक्टिव टर्म, लाइक रेट्रोस्पेक्टिव टर्म है, मतलब नॉट टू बी मच कंसीडर्ड। ऐसा बहुत लाइक बहुत रेयरली होता है जो बिल्कुल प्रॉपर बिना किसी कंडीशन के या तो एग्जैक्ट 2.5 kg का बेबी हो गया, ऐसा नहीं। देन प्रोसीजर एट द फर्स्ट विजिट, प्रोसीजर्स जो होते हैं ये हो गया। ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव ये होता है हेल्थ स्टेटस दोनों का देखना, मदर का फीटस का, टू असेस द गैस्टेशनल एज देखना कितना टाइम तक होने वाला है। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक केयर्स देना, रिस्क फैक्टर को असेस करना, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग दी जाती है इसमें। इसमें जब फर्स्ट विजिट होती है तो हिस्ट्री दी जाती है, नेम लेते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लेते हैं, कौन कौन सा एग्जामिनेशन किया है, एड्रेस लेते हैं, एज, a woman is having her first pregnancy at 30 to above, 30 और above। अगर 30 से above है तो फिर वो फीको और उसे बोलते हैं एल्डरली प्री प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ओके। ग्रेविडा डिनोट्स प्रेग्नेंट स्टेट, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, ओके। और इसमें आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, ये नहीं देखते कितने टाइम का प्रेगनेंट हुआ या सॉरी लड़की कितने टाइम की प्रेग्नेंट है। अगर मान लो किसी कोई प्रेग्नेंट हुआ है और फिर अबॉर्शन हो गया कुछ 1-2 महीने का, फिर भी उसे हम ग्रेविडा में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और पैरिटी होती है स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। सपोज पीरियड ऑफ वायबिलिटी आपकी 30 इयर्स, ठीक है, 30 इयर्स के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो गए तो इट विल बी पैरिटी। ग्रेविडा एंड पैरिटी रिफर्स टू प्रेगनेंसी नॉट टू द बेबीज। अब सिर्फ इसमें ये नहीं है कि ग्रेविडा में आप प्रेग्नेंट हुए पर बेबी तो डिलीवर ही नहीं हुआ,
like baby deliver हुआ, but like baby deliver हुआ which is not alive baby तो deliver ही नहीं हुआ, but still it will be considered as pregnancy. Full term baby नहीं हुआ तो still it will be pregnancy. As such, woman who delivers twin in the first pregnancy still gravida one parent. अब मान लो किसी के twin baby डिलीवर हुए बट स्टिल ग्रेविडा और पैरिटी को वन ही कंसिडर करेंगे, ये नहीं बोलिए कि ग्रेविडा एक दो हो गया बिकॉज ट्विन बेबीज आ गए. अब extreme of age, period and elderly are obstetrics risk factor. अगर पहले कोई प्रेग्नेंट हुआ it will be risk factor. बाद में हुआ we know that early pregnancy like it is not good, okay, and late pregnancy is also not good. So they are the risk factor. उसमें बहुत सारे chances होते हैं risk factors की. Pregnant with a previous history of 2 abortions. Pregnant woman with a previous history of 2 abortion and 1 term delivery is expressed at 4th gravida, but previpara. Like देखो अगर दो अबॉर्शन हो चुके हैं और एक डिलीवरी हो गई है तो हम इसको 4 ग्राविडा बोलेंगे, ठीक है. और इसे प्रीमिपेरा बोलेंगे. लाइक ये 4th ग्राविडा है बट ये प्रीमिपेरा है. लाइक पहले हम सारे टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. Nullipara is a woman who has never completed pregnancy to the stage of viability. She may or may not have aborted previously. Like maybe वो पूरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है या फिर हो गई है, अबॉर्शन हो गया है, बट मतलब कभी वो प्रेग्नेंट हुई नहीं, ठीक है, कभी भी उसने कंप्लीट नहीं करी अपनी प्रेगनेंसी. सो इट इज नलीपेरा. Primipara is one who has delivered one viable baby. सिर्फ एक बच्चा viable हुआ है. Parity is not increased even if fetus are many. Like अगर ट्विंस हुए हैं, ट्रिपलेट्स हुए हैं, तो भी पैरिटी को वन ही बोलेंगे, ठीक है, जो कि ऊपर हमने देखा था. लीला की डिलीवरी हो गई है, एक वायबल बेबी हुआ है, तो प्रीमिपेरा इज हैविंग ग्रेविडा बट इट इज प्रीमिपेरा, ठीक है. अब मल्टी ग्रेविडा who has previously been pregnant, पहले pregnant हो चुकी है, she may have aborted and have delivered viable baby. ठीक है, उसने अबॉर्शन करा लिया है या फिर डिलीवर हुआ है कोई वायबल बेबी. सो ये होता है मल्टी ग्रेविडा. नाउ पार्ट अब होता है, नेक्स्ट होता है पार्ट यूरिएंट. पार्ट यूरिएंट a woman in labor, जो कि लेबर में है, अगर कोई उस टाइम प्रेग्नेंट है like going to deliver or something, it is part urient. Then होता है nulli gravida is a one who has not and never ever be got pregnant, ठीक है. nulli gravida, a woman is nulli gravida, कभी प्रेग्नेंट नहीं है. primi gravida is a one woman who it is, देखो nulli gravida is not कि वो woman pregnant हो नहीं सकती, इज लाइक वो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, हो नहीं सकती है, फिर नली पैरा आ सकता है, ओके. और प्रीमी ग्रेविडा क्योंकि वो वायबल स्टेज के टाइम पर कभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो इट कैन बी कि अब वो नहीं हो सकती. प्रीमी ग्रेविडा इज वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम. तो प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि वन वुमन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट, जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट. Multipara is a one who has completed 2 or more pregnancies. 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है और अपने टाइम पर हो चुकी है या उसके बाद हो चुकी है, तो इट इज मल्टीपैरा. Pupera is a woman who has just given birth. जिसने अभी अभी बर्थ दिया है उसे प्यूपेरा बोलते हैं. Now duration of marriage. It is relevant to note the fertility. ये बहुत जरूरी है आपका fertility note करने के लिए. Pregnancy caused long after marriage without taking recourse to method of contraception is known as low fecundity. Fecundity.
इट इज दैट कि प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम तक गई, मतलब ज़्यादा टाइम लगा प्रेग्नेंट होने में विदाउट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब शादी हो गई है और टुक टाइम टू गॉट प्रेग्नेंट बट रीजन उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं, ठीक है, रीजन मे बी रीजन इज समथिंग एल्स, सो इट इज लो फेकंडिटी। देन सून आफ्टर मैरिज, अगर जस्ट मैरिज के बाद ही कोई प्रेग्नेंट हुआ है, लाइक आफ्टर सम इयर्स, 22 years or whatever, then it is high fecundity. A woman with low fecundity is unlikely to conceive frequently. बस वही बात कि उसको टाइम लगा कंसीव करने में वुमन को, ठीक है। फिर रिलीजन हम नोट करते हैं। ऑक्यूपेशन इसलिए जरूरी होता है, सिम्टम्स ऑफ फटीग, ओके, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई फटीग वगैरह हो, थका हो या कुछ भी, तो उसका रीज़न हमें पता चले कि वो एक्सेस फिजिकल वर्क है, स्ट्रेस है या ऑक्यूपेशनल है। तो ऐसी मदर्स को हम रिकमेंड करें कि आप कम एक्टिविटी करो या फिर हॉलीडे ले लो, ब्रेक ले लो। ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड भी लिया जाता है टू सी द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। दिस नॉलेज इज ऑफ वैल्यू, ये बहुत वैल्यूएबल होती है, इसलिए anticipate the complication likely to be associated with low social status such as anemia, preeclampsia, prematurity, okay। तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, और टू गिव रीजनेबल एंड रियलिस्टिक एंटीनेटल एडवाइस। और हम, अगर हमें ये चीज़ें पता होती है कि ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। पीरियड ऑफ जेस्टेशन की ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, ओके। पीरियड ऑफ जेस्टेशन ज्यादातर या हमेशा ही वीक्स में रिटर्न होता है। The fraction of weeks more than 3 days is considered as a complete week. Okay. In calculating the weeks of gestation in early pregnancy, in calculation the weeks of gestation in early pregnancy, counting is to be done. Okay, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी जो जेस्टेशन एज होती है, जेस्टेशन का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसे हमेशा स्टार्ट में काउंट करते हैं जब आपका फर्स्ट डे था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल का, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल, ओके, वेट लेट मी शो यू हाउ टू। अब ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। ये फर्स्ट डे ऑफ, यहाँ से तुम्हारा शुरू हुआ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। अब तुम्हारा पहला, यहाँ पे पहला दिन था पीरियड का, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा पीरियड हो गया। अब मान लो 14th डे पर, तुम्हारे 14th डे पर तुम्हारा ओव्यूलेशन हुआ, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया एंड ऑफ द मंथ 28th डे, ठीक। यहाँ तुम्हारा पीरियड खत्म हुआ, तो यहाँ अब देखो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल पीरियड यहाँ पर हुआ था, 1 तारीख को हुआ था, इतने तारीख 5 तारीख तक सपोज खत्म हो गया ये वाला। फिर तुम्हारा 14 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब मान लो ओव्यूलेशन के टाइम में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन भी हो गया उसी दिन, तो फिर जो आने वाला महीना है इसमें जो 28th डे होगा, ये वाला पीरियड मिस हो जाएगा, सो इट विल बी कंसीडर्ड मिस्ड पीरियड, ओके। तो तुम्हारे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी जाती है, जो तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तुम्हारा पहला महीना प्रेगनेंसी का ये पूरा हो गया। भले ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन बीच में हुआ हो, बट तुम्हारा पहला महीना यहाँ से काउंट होगा, ओके। तो बात करते हैं इसकी,
आज मुझे ये चैप्टर पूरा खत्म करना है, so I have to study. I don't know how much time it will take, but I think it will take much time. Okay. Then most reliable clinical parameter जो होता है वो होता है gestational age assessment. सॉरी, जेस्टेशनल एज असेसमेंट का जो मोस्ट रिलायबल पैरामीटर होता है वो यही होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बस ये आपको पता चल गया, उसके बाद बस ठीक है, फिर हम काउंट कर लेते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इनएक्यूरेट, वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है अगर किसी ने बीच में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया है तो, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ओव्यूलेशन में not have occurred 2 weeks after last menstrual period. अब देखो, 1 तारीख को तुम्हारा लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड हुआ, 2 वीक्स के बाद, वीक्स 14वें दिन तो तुम्हारा ओव्यूलेशन फिर नहीं हुआ, ठीक है। इस सिचुएशन में हम अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, देन दैट विल बी द मोस्ट रिलायबल फॉर जेस्टेशनल एज, फॉर डिटरमाइनिंग जेस्टेशनल एज। कंप्लेंट्स नोट करते हैं, कैटेगरी the genesis of complaints to be noticed. Okay, categorically Indian English. Even if no complaint, there is no complaint, अगर कोई कंप्लेंट भी नहीं है, स्टिल हमें पूछना पड़ता है कि आपकी स्लीप कैसी है, एपेटाइट कैसी है, बॉवल हैबिट्स कैसी है, यूरिनेशन कैसी है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हम प्रेजेंट इलनेस की भी हिस्ट्री लेते हैं, चीफ कंप्लेंट्स, ऑनसेट, कब स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन कितना था, कितना सीवियर था, आप मेडिसिन कौन सी लेते थे, प्रोग्रेस कुछ हुआ उस मेडिसिन से या नहीं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी की भी हिस्ट्री लेते हैं, लाइक important complication in different trimesters. These are hyperemesis, okay, threatened abortion in first trimester. Feature is pyelitis in second trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हिस्ट्रीज लेते हैं उनकी जो कॉम्प्लिकेशन नोट करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है, हाइपर एमिसिस हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पाइलाइटिस के फीचर्स सिम्टम्स दिख सकते हैं, और एनीमिया, प्रीएक्लेम्शिया, एंटीपार्टम हीमोरेज लास्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टेटस चेक करते हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन स्टेटस, ठीक है, इम्यूनाइज्ड है मदर ना, सारे वो लगे हैं या नहीं, अगर नहीं लगे हैं, लाइक टिटनेस वगैरह का कुछ रह गया है तो फिर वो लगवा दिया जाता है, देयर इज अ टिटनेस चार्ट उसके अकॉर्डिंग। नाउ एनी मेडिकेशन या फिर रेडिएशन एक्सपोज है पिछली प्रेगनेंसी में या अभी की प्रेगनेंसी में, कोई मेडिकल सर्जिकल इवेंट्स हुए हैं पहले या नहीं आपके, ठीक है, कोई सर्जरी वगैरह हुई या नहीं। अब ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री, इट इज ओनली रिलेटेड विद मल्टी ग्रेविडा। ऑब्स्टेट्रिक्स की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ मल्टी ग्रेविडा से रिलेट करती है। मल्टी ग्रेविडा क्या था, जब हमारी 1 और मोर प्रेगनेंसी हो चुकी हो पहले, ठीक है। Previous obstetrics events are to be recorded chronologically. हम chronological events में ये events को लिखते हैं, ठीक है, to be related। अब जैसे ये year, पहली प्रेगनेंसी हुई 2011 को जनवरी में, मिसकैरेज हो गया 8 हफ्ते बाद, ठीक है, ये प्रेगनेंसी का इवेंट था। लेबर इवेंट, कुछ लेबर हुआ ही नहीं बिकॉज तो मिसकैरेज हो गया। अब मेथड क्या था, मिसकैरेज हुआ तो अबॉर्शन का मतलब डिलीवर कैसे किया होगा, अबॉर्शन हुआ होगा, लाइक नॉट अबॉर्शन, आई थिंक इवैक्यूएशन, सक्शन, ये सारी चीजें की गई होगी ताकि आप उस बेबी का जो फीटस का जो पार्ट है वो निकाल सकें। प्यूपेरियम, लाइक प्यूपेरियम क्या था, प्यूपेरियम का जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हो, अभी अभी जिसका लेबर हुआ, ठीक है, तो वो अनइवन, वो हुआ ही। अब बेबी का वेट, सेक्स कंडीशन एट बर्थ, अबगार स्कोर एंड ऑल, फीटल ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कुछ नहीं, क्योंकि बिकॉज इट वाज मिसकैरेज। देन अगेन इन जुलाई शी गॉट प्रेग्नेंट अगेन, देन वेल कवर्ड इन एंटीनेटली, अनइवेंटफुल। प्रेगनेंसी के जो इवेंट्स हैं वो ये, लेबर अभी हुआ नहीं है, अनइवेंटफुल,
मेथड ऑफ डिलीवरी स्पॉन्टेनियस वजाइनल, ठीक है, वजाइनल डिलीवरी हुई है। प्यूपेरियम अनइवेंटफुल, बेबी बॉय वेट का इतना, क्राइड एट बर्थ कंडीशन में क्राई हुआ था, ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ पे हुई थी, अलाइव एंड वेल। देन जुलाई में 2013 में डू लाइक वी आर डूइंग दिस, ठीक है। अब क्या क्या बेबी की कंडीशन है वो ये लिखी है, तो हम सारी चीजें को लिखते हैं। Minimum spacing between birth, first birth and subsequent pregnancy should be 2 years. Okay, हर बर्थ के बीच में मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए. 2 साल is said, but I heard somewhere I think 3 years is more important. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, अब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हैं, साइकिल आपका ठीक था या नहीं, ड्यूरेशन कैसा था, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कैसा था, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी हम नोट करते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अब उसके बाद जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता देते हैं तो फर्स्ट विजिट में, तो वो कैलकुलेट करने के लिए देयर इज फॉर्मूला कॉल्ड एज Nagel's formula. Nagel, somebody was there. He introduced one formula. According to that formula, it is लिखा है, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो Nagel's formula is by adding 9 calendar months plus 7 days to the first day of last normal पीरियड, जो लास्ट डे था, लास्ट डे जो 28 डे का जो साइकिल था उसमें जो लास्ट डे था पीरियड का, उसमें हम 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो, लाइक यू कुछ चीज़ों का पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में रेलेवेंट हिस्ट्रीज ऑफ पास्ट मेडिकल इलनेसेस, पहले कोई इलनेस हुई थी या नहीं, लाइक जैसे यूरिनरी ट्रैक यूटीआई या फिर टीबी और समथिंग। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी हुई थी या नहीं, जनरल या फिर गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, अब्डोमेन की सर्जरी, नेक सर्जरी, हैंड लेग कोई ऐसी जनरल सर्जरी, एंड गायनोकोलॉजिकल सर्जरी लाइक कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी चीज की सर्जरी हुई थी या नहीं। देन फैमिली हिस्ट्री शुड बी लाइक टेकन, कि फैमिली हिस्ट्री में आपके हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्लड डिस्क्रेसिया है या नहीं, कोई नॉन हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं है, इफ एनी, या फिर कोई ट्विन बेबी हुए हैं पहले या नहीं, पर्सनल हिस्ट्री में कॉन्ट्रोसेप्टिव प्रैक्टिस आप यूज करते हो या नहीं, और स्मोकिंग अल्कोहल हैबिट्स है आपको या नहीं, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी विड्रॉल ब्लीडिंग फॉलोइंग पिल, कोई पिल यूसेज कर लिया था या नहीं आपके लास्ट उसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पर, फर्स्ट ओव्यूलेशन में बी डिलेड फर्स्ट इतने वीक्स तक के लिए, 4 to 6 वीक के लिए। स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज भी लो बर्थ वेट बेबी की को कॉज कर सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हुई या नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी यूज करी या नहीं, किसी ड्रग से एलर्जी, कोई इम्यूनाइजेशन है या नहीं अगेंस्ट टेटनस और प्रोफाइलैक्टिक, एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऐसा तो नहीं है। RH वाले फैक्टर्स भी देखते हैं, which mother is negative, RH negative and fetus is RH positive, then it will can be isoimmunization.
I think anti-immunization it is. Then जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है बिल्ड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बिल्ड देखते हैं ओबीस है एवरेज है थिन है मदर या नहीं न्यूट्रिशन कैसा है हाइट कैसी है देन हाइट के थोड़े ज़्यादा डेप्थ है उसके बाद वेट चेक करते हैं वेइंग मशीन यूज करके पेलर लाइक साइड्स जो है वो लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा एंड डॉर्सम ऑफ द टंग पेल बेड्स ये सब पेल तो नहीं है लाइक जॉन्डिस के चांसेस तो नहीं है ठीक है अगर येलो हो पेल हो या ऐसा कुछ टंग टीथ गम्स टॉन्सिल ये सारी चीजों को चेक करते हैं ग्लोसाइटिस स्टोमेटाइटिस ये सब ना हो उसके बाद नेक की वेन थायराइड ग्लैंड लिम्फ ग्लैंड ये सब की एबनॉर्मलिटी को चेक करते हैं एनहार्समेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 50% ऑफ केसेस 50% केसेस में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है ठीक है edema of the legs like see if pregnancy will be there then definitely edema will be there okay, swelling will happen because आपका पूरा का पूरा पेट जो है वो एब्डोमेन में होता है तो it is difficult to for blood circulation like good blood circulation it is not very normal अब causes of edema यही physiological हो गया मैंने जो बताया because it is difficult viscosity of leg can be seen okay other जो pathological causes होते हैं वो preeclampsia होता है anemia hypoproteinemia cardiac failure nephrotic syndrome ये सब हो सकता है dependent edema is physiological in pregnancy but generalized edema yeah it is or facial edema is the first sign of the disease ठीक डिपेंडेंट एडिमा नॉर्मल हो गया बट अगर एनासार्का हो गया या कोई फेशियल एडिमा हो गया तो फिर ये कोई डिजीज की कॉज फिजियोलॉजिकल एडिमा फीचर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एडिमा इज स्लाइड डिग्री एंकल एडिमा ओके यूजुअली कंफाइंड टू वन लेग एक पैर में हो सकता है ठीक है मोस्टली राइट में उसके बाद अनएसोसिएटेड विद फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्पसिया या फिर प्रोटीनूरिया से एसोसिएटेड नहीं होता है डिसअपीयरिंग ऑन द रेस्ट अलोन अगर आप आराम करोगे तो ठीक हो सकता है अदर पैथोलॉजीज ऑफ कार्डियक रीनल या फिर हेमाटोलॉजिकल आर एब्सेंट ये सारे रीजंस नहीं होते हैं इस फिजियोलॉजिकल एडिमा में उसके बाद पल्स चेक करते हैं प्रेशर ब्लड प्रेशर डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड ठीक है rather than muffling of sound देखो अगर डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड होना चाहिए दैट इज कोड को 5 होना चाहिए दैन मफलिंग ऑफ साउंड थोड़े थोड़े साउंड आने से अच्छा डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड होना चाहिए ये बेस्ट अपीयरेंस है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आता है हार्ट लंग लिवर स्प्लीन का एग्जामिनेशन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज सीन mastitis is normal in pregnancy and one myth is there that during mastitis a patient should not do breastfeeding it is wrong if you will do breastfeeding it is not a complication of any of the like प्रेगनेंसी अगर mastitis हो गया और फिर भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो इट इज गुड इट विल रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन इज सीन देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी ये सब करते हैं स्टेप्स ऑफ वजाइनल प्रेगनेंसी व्हाट इज द टाइम नाउ इट इज टू मच तो फिर अब हाफ कर ले बाकी बाद में कर लेते हैं ठीक है उसके बाद स्टॉप